Hello everyone, welcome back to Learn Commerce with Aina. Here in today's lecture, we are going to discuss an important topic of financial management, that is capital structure. So this topic is very important with the perspective of HPPSC College Cadre, UGC NET, HP SET and university examination. In this lecture, we will understand the meaning of capital structure, its features, objectives, factor affecting capital structure and the major theories of capital structure in very simple and conceptual way. So let us begin the today's lecture. So first of all, let us understand the meaning of capital structure. So कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगानी है उस कैपिटल में सिक्योरिटीज़ का क्या प्रोपोर्शन रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की थी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करने की बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर हमें यही बताता है कि इक्विटी कितनी हमने यूज़ करनी है अपने बिजनेस में, डेट कितना हमने यूज़ करना है, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी यूज़ करनी है। तो बेसिकली हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने उसको प्रोपोर्शनेट करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या आ जाता है हमारा कि डेट और इक्विटी का मिक्स क्या हो। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डेट और इक्विटी के ऊपर ही यहाँ फोकस करते हैं। बेसिकली तो हम सिक्योरिटीज़ की बात करें ना कि सिक्योरिटीज़ हमने किस तरीके से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करनी है, बट यहाँ हम डेट एंड इक्विटी की बात करते हैं। उसके बाद हम ये पोर्शन इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हम किस तरीके से रेज करें। और इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में हम एक और चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विद द परस्पेक्टिव ऑफ एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को इस प्रोपोर्शन में अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है हमने इक्विटी और डेट का। अब डेट का मतलब होता है लोन कैपिटल एक तरीके से, है ना, डेट का मतलब होता है लोन कैपिटल। तो अब हम बिज़नेस में लोन भी ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इससे क्या है, बिज़नेस की इमेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। वैसे इक्विटी का मतलब होता है ओन्ड कैपिटल, ओनर्स की जो कैपिटल है ना, ओन्ड कैपिटल हम इसको बोलते हैं। तो इसको भी हमने सही प्रोपोर्शन में ही यूज़ करना है। अगर ज़्यादा आपके पास इक्विटी ही होगी, डेट नहीं होगा, तो हम टैक्स बेनिफिट्स नहीं उठा पाते हैं। वैसे अगर सिर्फ और सिर्फ डेट ही यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाना है इन दोनों का, डेट एंड इक्विटी का इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करना है जिससे हम एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बना सकें। और सिंपल सा मतलब इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को हमने बनाना है कि आपका जो के नॉट हो, के नॉट की बात भी हम वहाँ पर कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो के नॉट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी वो इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी, वो एक जगह पर स्टेबल रहे, मिनिमम रहे। प्लस जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है, इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म की। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो ओवरऑल कैपिटल को हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, मतलब एक लिमिटेड प्रोपोर्शन तक ही हम उसको रखना चाहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और वैल्यू ऑफ फर्म को हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो ओवरऑल कैपिटल की जो कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम हो जाए, हम ये चाहते हैं, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाए, हमारी मैक्सिमम हो जाए। जब आप इस तरीके का पोर्शन अपने कैपिटल मिक्स में हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम उसको बोल देते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है अपनी डेट और इक्विटी का जिससे हम अपनी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकें और साथ ही साथ अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकें अप टू ऑप्टिमम लेवल। तो ये एक परफेक्ट मिक्स को दिखाता है डेट और इक्विटी का, ठीक है, जिससे हमारे शेयर होल्डर्स को भी कोई रिस्क एसोसिएटेड होता हुआ नहीं दिखता है और हमारे डेट होल्डर्स को भी सही तरीके से हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो बेसिकली
दो ऑब्जेक्टिव्स की ही हम यहाँ बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में भी। एक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। अभी हमने बात की ना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का यही एक मोटिव है कि मैक्सिमम करना है वैल्यू ऑफ फर्म को। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हम क्या मिनिमम करना चाहते हैं, हम मिनिमाइज करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो के नॉट को हमने रिड्यूस करना है, कॉस्ट को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमने कैपिटल रेज किया अगर वही बहुत कॉस्टली होगी तो हमारे बिजनेस के लिए तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो इसलिए क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो, बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो आपके बिजनेस को ही फ़ायदा होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर पाते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने किस चीज़ की बात की थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू, है ना। WACC की हमने बात की थी। तो WACC इसी में आ जाता है आपका, है ना, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम बात करते हैं अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात अब हम करते हैं, बट उससे पहले मुझे लगता है हमें कुछ एक चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए। उसमें क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी कि ये जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वालिटी है इसकी सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या प्रपोर्शन रखा है हमने। तो सिंप्लिसिटी हमें इसमें दिखनी चाहिए सबसे पहली बात। ये सबसे बड़ा इसका क्वालिटी है हमारे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले तो ये सिंपल होना चाहिए। दूसरा ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ईजी टू चेंज, जब हम चाहें इसको चेंज कर सकें। अगर अभी इक्विटी और डेट का मान लीजिए पोर्शन जो है वो ऐसा है, इक्विटी 30% है और डेट 20% है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब हम चाहें इक्विटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जब हम चाहें डेट को इंक्रीज़ करके इक्विटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ईजी होना चाहिए इनमें चेंजेस इम्प्लीमेंट कर पाना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने मिनिमाइज़ करना है ना, मिनिमम करने की बात की है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो ये भी एक साउंड पॉलिसी को दिखाता है, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, सॉरी मिनिमम हो जाएगी। ज़ीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि हम अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ सिक्योरिटीज़ का यूज़ करें तो कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो मिनिमम करना है हमने उसको। और क्या होना चाहिए, ये रिस्क भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि रिस्क होगा तो हमारे शेयर होल्डर्स क्या हैं, ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ टिकेंगे नहीं। तो रिस्क भी कैसा होना चाहिए, हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। इसी के साथ हम एक और चीज़ की बात करेंगे कि क्या बिजनेस में क्या होना चाहिए। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी का इसमें आपको बेनिफिट होता हुआ दिखना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लिक्विडिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे। और क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, और हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से डिज़ाइन करना है हमने कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर सके। तो ये सारी साउंड पॉलिसीज़ की क्वालिटीज़ हैं, आपकी साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटीज़ हैं। और मिनिमम रिस्क के साथ साथ हम बोल सकते हैं मिनिमम रिस्क, और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटर्न की हम बात करेंगे यहाँ पर, कि हमारे शेयर होल्डर्स को क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो मैक्सिमम रिटर्न जब आपके शेयर होल्डर्स को मिल रही है तो इसका मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा है। तो इसमें डेट और इक्विटी का हमने इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे हम रेशियोज़ पढ़ते हैं ना, तो उधर लिक्विडिटी रेशियोज़ में हम डेट इक्विटी रेशियो भी पढ़ते हैं कि एक अप्रोप्रिएट रेशियो होनी चाहिए, ना डेट ज़्यादा होना चाहिए ना इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये रेशियो को हमने मेंटेन करके रखना है यहाँ पर, डेट और इक्विटी की। ये मेंटेन कर ली तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। अब दूसरी ये तो हमने बात की कि साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये तो दिखाता है हमारा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरी चीज़ इस पर क्या पूछ ली जाती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, कौन कौन से फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला फैक्टर तो हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है। साथ ही साथ हो जाएगा साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का साइज कैसा है, साइज कितना बड़ा है, उसके बेसिस पर भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की बात करते हैं। तो साइज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या फॉर्म है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है आपका, या कंपनी है आपकी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वट एवर इज़ द फॉर्म ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, that is also important while we study about the optimum capital structure. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपकी अर्निंग्स स्टेबल होंगी तो शेयर होल्डर्स भी स्टेबल रहेंगे, उनको भी रिस्क ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ेगा, है ना। वहीं अगर आपकी अर्निंग्स स्टेबल नहीं है तो इस केस में क्या है, शेयर होल्डर्स को मेंटेन करके रखवाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी कितनी है अर्निंग्स में, कंपटीशन कितना है आपका, कंपटीशन की यहाँ बात की जाएगी और उस कंपटीशन को आप कैसे फेस कर रहे हो। तो वो कंपटीशन भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे कितना स्ट्रॉन्ग है ना। कॉम्पिटिटर्स जितना स्ट्रॉन्ग होंगे फिर आपके शेयर होल्डर्स भी उन्हीं के पास चले जाएंगे, तो इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा उन्हीं के पास मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ हम कॉरपोरेट टैक्स की यहाँ पर बात करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा कॉरपोरेट टैक्स। साथ ही साथ आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स आप कैसे फुलफ़िल कर पा रहे हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसी है हमारी, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, कैपिटल मार्केट में हमारी सिचुएशन कैसी हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल की बात कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर सकते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती थी मैं, बट मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। अगर थ्योरी हम फोकस कर रहे हैं इस टाइम स्टडी करना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिक फैक्टर्स हैं। और बेसिकली कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं तो फैक्टर्स में ये आता है ना, साइज ऑफ बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग कैसी है, मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजंस लेती है अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो वही सारी चीज़ें इसको भी इम्पेक्ट करेंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते टाइम। तो सबसे पहले आएगी हमारे पास नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच ड्यूरेंट ने दी थी हमें। दूसरी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है बट इसके ऑपोजिट बात करता है। देन है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है। और लास्ट है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेस हम स्टडी करते हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ की बात करते हैं। तो ये तो बात हुई कि ये 4 थ्योरीज अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, बट एक और चीज़ है यहाँ पर, दैट इज़ अजम्पशंस ऑफ दिस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। यही अजम्पशंस आगे इन सारी अप्रोचेज में कुछ कुछ अजम्पशंस यूज़ करते हैं हम। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज की क्या अजम्पशंस हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की क्या क्या अजम्पशन है। तो इसमें पहले असम्पशन है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं फंड के। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, तो हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे थे तो वहाँ हम सारे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, उन सब की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ की बात करते हैं तो ये क्या मान के चलता है कि सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं हमारे पास फाइनेंसिंग के। वो कौन कौन से हैं 2 सोर्सेज, एक है हमारे पास इक्विटी और दूसरा है हमारे पास डेट। यही 2 सोर्सेज क्या है, बिजनेस यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स को अभी के लिए इग्नोर किया जा रहा है, रिटेन्ड अर्निंग की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है कि आपने सेव करके रखना है कुछ। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात की जा रही है, इक्विटी और डेट की, ओके। देन हम इसकी दूसरी एजम्पशन की बात करें तो एजम्पशन दूसरी इसकी क्या बोलती है, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो अगर टैक्सेस नहीं है भाई तो फिर डेट का यूज़ भी क्यों करें हम, है ना। अगर टैक्स हमें पे नहीं करने पड़ रहे हैं तो हम डेट का यूज़ भी क्यों करें।
तो दूसरी पॉइंट ये बोलता है कि नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। और बेसिक सी बात होती है हर क्वेश्चन में ये कि जो भी असम्पशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड असम्पशन क्या बोलती है ये कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बट ये भी एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकते। हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा एज़ पर टाइम, एज़ पर रिक्वायरमेंट क्या होंगे, चेंज होंगे। एज़ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट वो चेंज होंगे, कितना फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, तो वो भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशो जो है हमारी, डिविडेंड पे आउट रेशो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिविडेंड पे आउट रेशो को ये क्या बोल रहा है, क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशो हमारी 100% है। ये एजम्पशन है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की कि डिविडेंड पे आउट रेशो हमारी 100% रहेगी। हम कुछ भी रिटेन नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बोला ना, यहाँ हमने रिटेन अर्निंग को भूल जाना है, प्रेफरेंस शेयर्स को भूल जाना है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो को ये बोल रहा है 100% है। जितना भी पैसा आप अर्न करोगे वो सारा का सारा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज अ डिविडेंड, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ ट्रुथ। तो यही बेसिस पर हम इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। फिर ये बोलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी के वो फिक्स रहते हैं, मतलब वो ग्रो नहीं करते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो फिक्स रहते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। अब हम किस लिए काम कर रहे हैं बिजनेस में, अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने के लिए है ना, प्रॉफिट को ही हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो नहीं करेंगे, तो ये इसके अजम्पशन है। साथ ही साथ बोलता है सारे के सारे इन्वेस्टर्स क्या हैं, सेम थॉट्स रखते हैं, सेम प्रोबेबिलिटी के साथ ही हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हर इन्वेस्टर की क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ लॉन्ग टाइम के लिए अपने फंड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में ही जल्दी अपने फंड को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये अजम्पशन भी इसकी गलत है। साथ ही साथ ये बोलता है कि बिजनेस का रिस्क जो है हमारा, बिजनेस रिस्क इस क्या है, कांस्टेंट। बिजनेस का रिस्क क्या है, कांस्टेंट है। बट हमने ये चीज़ भी पहले पढ़ी है कि रिस्क क्या है हमारे, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया एज अ शेयर होल्डर। आप अब हमने जब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात की थी तो वहाँ हम एक ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं अपना, जहाँ कुछ फंड्स हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में, और आधा पैसा हम रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। तो बिजनेस वो क्यों, क्योंकि रिस्क है हर इन्वेस्टमेंट में, और रिस्क क्या बिजनेस से ही एसोसिएटेड है ना। बिजनेस का देयर इज़ नो कन्फर्मिटी कि हमेशा आप प्रॉफिट ही कमाओगे, हमेशा आप ग्रो ही करोगे। तो बिजनेस में लंबा रिस्क है, बिकॉज अनसर्टेनिटी फैक्टर इज़ प्रेजेंट ऑलवेज देयर एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है, ये इसकी अजम्पशन है, बट ये भी सही नहीं है बात, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कंपनी की टोटल फाइनेंसिंग जो है वो भी कांस्टेंट रहती है, कि 50 लाख की ज़रूरत है तो 50 लाख को ही हम डेट और इक्विटी में डिवाइड करेंगे, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रूथ। कंपनी की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो ये इसके कुछ अजम्पशंस है इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ की, अभी हमने बात की है। इन थ्योरीज़ की हमने बात की है, सारी की सारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ की, कि इनकी कुछ अजम्पशंस रहती हैं। आगे जब आप इन अप्रोचेस को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो कुछ कुछ एजम्पशंस अलग अलग अप्रोचेस में हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहली अप्रोच को स्टडी करते हैं, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी, ड्यूरैंड ने दी थी हमें। अब इसने क्या बोला कि हमें डेट का यूज़ करना है, बट लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम डेट का यूज़ करना है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बट जितना अगर इक्विटी से ज़्यादा हम डेट का यूज़ करेंगे तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये अप्रोच कि हमने क्या करना है, डेट का यूज़ करना है। इक्विटी से ज़्यादा हम डेट का अगर यूज़ करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और इससे क्या हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का, उनको उसको हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, वो इंक्रीज़ होगा अगर हम डेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे।
तो इसकी क्या अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं अब, कि यहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं रहते हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या रहती है, कम रहती है। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी, ये इसके अजम्पशन है। ये मैं इस पॉइंट के ऊपर फोकस बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही पॉइंट इसकी नेक्स्ट अप्रोच में ऑपोजिट हो जाएगा। अब यूज़ ऑफ डेट क्या है, वो इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन में कोई भी चेंज नहीं लाता है। ये इसकी बहुत बड़ी अजम्पशन है कि जितना चाहे आप डेट का यूज़ कर लीजिए, आपके इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ ट्रूथ। जितना ज़्यादा बिजनेस डेट यूज़ करेगा, इसका मतलब उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डेट के ऊपर पहले ही, तो उससे प्रॉफिट का प्रोपोर्शन क्या ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। तो ये अजम्पशन भी काफ़ी हद तक सही नहीं है। तो ये इसका एक बार ग्राफ आ जाता है हमारे पास। एक हम इसका हमेशा इसका डायग्राम स्टडी करते हैं ना, डायग्राम बोल सकते हैं इसको हम इसका। तो इसको हमने क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एलोकेट किया है इस डायग्राम को। तो एक तरफ हमारे कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट दिखाई जा रही है बेसिकली, डेट की क्या कॉस्ट है, इक्विटी की क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो के ई रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड के डी रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डेट। तो क्या बोला है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट है, और डेट का जितना आप यूज़ करोगे उसकी वजह से क्या आ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट, दिस रिप्रेजेंट आर ओवरऑल कॉस्ट, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये इसका मानना है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या है हमारी, रिड्यूस हो जाती है विद द यूज़ ऑफ डेट कैपिटल। तो ये इसका बेसिक सा डिफरेंस है। यहाँ आ जाती है हमारी कॉस्ट और यहाँ पर आ जाती है हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ डिग्री की हम बात करते हैं कि क्या किस डिग्री से हमें फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल्स टू एस प्लस बी। V इज इक्वल्स टू एस प्लस बी। V का मतलब क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ द फर्म। S का मतलब इक्विटी कैपिटल और B का मतलब डेट कैपिटल। ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू दोनों की। तो S का मतलब, S यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को, और B यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को। ये फार्मूला तो बहुत सिंपल है, बट इसका क्वेश्चन क्या है उतना सिंपल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ S इज इक्वल्स टू NI डिवाइडेड बाय KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो NI का यहाँ पर मतलब है, वहाँ पर पुराने चैप्टर में जब हमने कॉस्ट ऑफ इसको स्टडी किया था तब वहाँ NI का मतलब था, वहाँ हम नेट प्रोसीड्स को यूज़ कर रहे थे। यहाँ NI का मतलब है अर्निंग्स अवेलेबल टू योर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचा है। और ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट आपके पास गिवन रहेगा, उसमें से डेट का इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, फिर कुछ पैसा आएगा उसमें से टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही पैसा बचेगा। और के का मतलब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम बोलते हैं, क्या रेट है उसका रेट ही कैलकुलेट करते हैं ना। बेसिकली हम उसमें परसेंटेज ही कैलकुलेट करते हैं, 12%, 8%, 9.5%, तो वही है। उसके बाद है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करने से पहले अभी हम स्टडी कर रहे थे नेट इनकम अप्रोच की, तो मैंने आपको क्या बोला कि नेट इनकम अप्रोच में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए, या इक्विटी कैपिटल से जो है उसका इक्विटी कैप शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट अवेलेबल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इनकम की बात करते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी है। तो एग्जांपल मान के चलिए हमारी इनकम है 2 लाख रुपए, ठीक है। पुराने वाले जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े नेट इनकम के, उसके बारे में हम बात करें तो हमारी इनकम मान के चलिए यहाँ पर है 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, जो कि हमने देना है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे।
तो मान के चलिए हमारा डिबेंचर होल्डर्स को पे करने वाला इंटरेस्ट है यहाँ पर, इट अमाउंट्स टू ₹1,00,000, ठीक है। जो आप डेट कैपिटल यूज़ कर रहे हो उस पर कैलकुलेट किया गया इंटरेस्ट का अमाउंट है फॉर ईयर इज़ ₹1,00,000। तो ₹1,00,000 हमारी डेट होल्डर्स को देने वाला इंटरेस्ट का आ गया। तो अब कितना पैसा बचा है हमारे पास? ₹1,00,000। ₹1,00,000 बेसिकली तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो ये जो ₹1,00,000 बचा है इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, इसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं। और डेट कैपिटल को यूज़ करने का मेन रीज़न ही ये है कि आपके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। बट यहाँ हम क्या मान के चल रहे हैं कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, इसकी असम्पशन है ये कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। तो ये ₹1,00,000 अब किसके लिए हो गए? आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हुआ पैसा जितना बचा है। ये किसके लिए? अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ पैसा है ₹1,00,000। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मार्केट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो होगा वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वो रेट मान के चलिए हमारा है 12.5%, ठीक है। दैट रेट इज़ 12.5%। तो 12.5% का हम उस रेट को मान के चलते हैं कि 12.5% क्या है हमारा रेट है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए डेट की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज़ ₹1,00,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो इसको ₹1,00,000 को हम 12.5% से जब हम डिवाइड कर देंगे, 1,00,000 को अगर हम मान लीजिए इससे डिवाइड कर रहे हैं ₹1,00,000 को, तो आपके पास आ जाएगा इक्विटी का मार्केट वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगी इक्विटी की मार्केट वैल्यू, जो कि है हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद ₹8,00,000, ठीक है। और यहाँ डेट पे इंटरेस्ट आया था ₹1,00,000, तो यहाँ डेट की मार्केट वैल्यू मान के चलिए आप ₹10,00,000 है। 10,00,000 पर हमने ₹1,00,000 का इंटरेस्ट पे किया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ वैल्यू ऑफ फर्म की। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? S+B। S+B उसका फॉर्मूला था। तो S+B के बेसिस पर हम इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो S आ गया हमारे पास 8,00,000 और B आ गया हमारे पास 10,00,000। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई हमारे पास? 18,00,000। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी हमारी? ₹18,00,000। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बस ये याद रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा है अवेलेबल, वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है? इस तरीके से कि सबसे पहले आपके पास टोटल इनकम कितनी है, उसमें से डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है पे करना, वो हम माइनस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना इज़ वेरी सिंपल। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, K0। अब ये डेट और इक्विटी 8,00,000 और 10,00,000 का जो मिक्स है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, जिसमें हम डेट का रेट देखते हैं इंटरेस्ट का, वो है हमारा 10%। फिर हम उसको क्या करते हैं? डेट की कैपिटल लेते हैं, डेट की मार्केट वैल्यू लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं ओवरऑल हमारी जो मार्केट की वैल्यू है, प्लस इक्विटी का रेट लेते हैं और इक्विटी की ही मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं ओवरऑल रेट से, जिसे मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ आपको। तो K0 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेट पे हमने कितना परसेंट इंटरेस्ट पे किया है? 10% इंटरेस्ट पे किया है। तो 10% हो जाएगा, 10% यहाँ आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डेट की कैपिटल कितने रुपए की, डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी? 10,00,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 10,00,000 रुपये। इसको 10,00,000 ले लेते हैं हम, डिवाइड कर देंगे हम इसको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से, जो कितनी आ गई? 18,00,000 रुपये। तो ये 18,00,000 रुपये आ गया। ये सिर्फ डेट की बात हुई। प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो प्लस कर देंगे इक्विटी की। तो इक्विटी पे इक्विटी का रेट कितना आया है हमारा? 12.5। तो 12.5 मल्टीप्लाई वही सेम तरीके से इक्विटी का टोटल अमाउंट कितना है हमारा? मार्केट वैल्यू कितनी है? 8,00,000 रुपये। 8,00,000 रुपये है हमारी इक्विटी की मार्केट वैल्यू। डिवाइड कर देंगे इसको ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म से।
18 लाख से। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका आंसर आपके पास आएगा 11.11। तो ये है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना बहुत इजी है, बट इस वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए जो आपको बाकी की चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, मेन उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम अप्रोच में। तो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को। और ये जो अप्रोच अभी हमने यूज़ की है, डेट का इंटरेस्ट माइनस करना एंड ऑल, ये हर जगह सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इक्विटी के लिए बचा हुआ पैसा हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। तो ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये भी किसने दी है? हमें ड्यूरैंड ने ही दी है। नया वर्जन है इसका नेट इनकम अप्रोच का। और नेट इनकम अप्रोच को अभी हम रिमेंबर करें तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि डेट कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है हमने, जिससे क्या है हम अपनी फर्म की वैल्यू को है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वही नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बोलती है? ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच के, कि फर्म की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। फर्म की वैल्यू को कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर पाती कि आपका डेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है। और क्या बोलता है ये साथ में कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो कांस्टेंट रहती है हर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पे। जैसा भी आपका मिक्स है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म को यहाँ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाई K नॉट। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और K नॉट का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही वाला फॉर्मूला जो हमारा नेट इनकम अप्रोच में था ना, V इज इक्वल्स टू S माइनस V। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। S इज इक्वल्स टू V माइनस B। यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। फिर ये जो वैल्यू आएगी उसमें से हम डेट की, ये डेट की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इक्विटी कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो यहाँ पर गिवन नहीं रहेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को, डिवाइडेड बाय V माइनस B। ये जो हमारा आंसर आएगा इससे हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब अगर हम इसके अजम्पशंस की बात करें, ठीक है, तो अजम्पशंस क्या क्या है हमारे पास कि K नॉट जो है वो कांस्टेंट रहता है हर डिग्री में, फाइनेंशियल लीवरेज की हर डिग्री में K नॉट यानी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, चाहे कोई भी डेट इक्विटी रेशो हो आपका। कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्सेस क्यों नहीं है कहीं किसी भी अप्रोच में? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अप्रोच में ही, एजम्पशन में ही ये लिखा गया है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ एब्सेंट रहते हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को एज अ कंप्लीट मानते हैं, और अगर हम डेट को इंक्रीज़ कर देंगे बहुत ज़्यादा, वहाँ हम क्या बोल रहे थे? डेट का हाई यूज़ कीजिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर डेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो नेट इनकम अप्रोच भी इन्हीं की थी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बनाते टाइम इनको लगा कि नहीं, डेट को गलत बोल दिया है, तो नेट इनकम अप्रोच में इन्होंने बोला डेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, और इस अप्रोच में इन्होंने बोला है कि डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो रिस्क है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या देना पड़ रहा है? डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट। तो कैपिटल, आपने जो पैसा कमाया इनकम में से बहुत सारा पैसा आप उनको दे रहे हो इंटरेस्ट के रूप में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम पैसा बच रहा है। तो यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस आ जाएगा, एक वाई एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे सेम हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि क्या डिग्री है हमारे लीवरेज की, ठीक है, डिग्री ऑफ लीवरेज की ही हम बात करते हैं यहाँ पर भी। और वाई एक्सिस पे हम बात करते हैं कॉस्ट की, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ डेट हो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो ओवरऑल। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? रेज कर रही है आपकी। कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे डेट इक्विटी मिक्स का एज पर दिस अप्रोच। तो उसके बाद आ जाती है हमारी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच।
अब ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की हमने बात की, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, सिंपल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये था वैल्यू ऑफ फर्म क्या थी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसको डिवाइड कर रहे थे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो वही है कि वैल्यू ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। उसी के बाद हमने क्या निकालना था, वहाँ पर इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ना था, वैल्यू में से डेट की कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ना था। तो ये सिंपल था, वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन होना था, बस फॉर्मूलेज क्या है यहाँ पर थोड़े से चेंज हो गए थे। तब उसके बाद थर्ड अप्रोच आती है हमारी मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या बोलती है, अब ये जस्टिफिकेशन है बेसिकली। इसमें हम बात करते हैं कि आर्बिट्रेज प्रोसेस का हम यहाँ पर बात करते हैं। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है कि मार्केट से आपको कोई चीज़ आपकी मार्केट में एक्सपेंसिव मिल रही है, तो आप उसी चीज़ को दूसरी मार्केट से खरीद कर लाओगे जहाँ पर वो सस्ती मिलती है, और अपनी मार्केट में उसको बेच दोगे एक रीज़नेबल प्राइस में। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम मार्केट में इक्विलिब्रियम लेकर आ सकें, जहाँ प्राइसेस हाई हैं वहाँ प्राइसेस को लो कर सकें, और जहाँ प्राइसेस लो हैं वहाँ हाई कर सकें, ताकि दोनों साइड के प्राइसेस क्या हो सकें, इक्वल हो सकें। तो दोनों मार्केट के प्राइसेस को इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम लेकर आने के लिए हम क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये मार्केट ए है और एक मार्केट बी है, तो मार्केट ए में आपको कुछ प्रोडक्ट क्या हैं, एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, और मार्केट बी में वही प्रोडक्ट आपको कम कॉस्ट में मिल रहे हैं, यानी सस्ते मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से सस्ता प्रोडक्ट खरीदोगे और वही सस्ता प्रोडक्ट वहाँ पर एक रीज़नेबल प्राइस में जाकर सेल करोगे, जो उस मैक्सिमम प्राइस से कम होगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हमने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई की हमने बात की है। तो कहीं पर अगर डिमांड ज़्यादा है तो बाद में क्या प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और वह जैसे ही तो इसलिए क्या है, यहाँ से जब हम सस्ती चीज़ ले जाकर वहाँ रीज़नेबल प्राइस में बेचेंगे, तो वहाँ पर भी प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, और यहाँ से यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो यहाँ पर भी प्राइसेस राइज होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों ही मार्केट्स में फिर क्या है, इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल जाएगा। तो उसको हम आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर, वहाँ तो हम यहाँ किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर एसेट लिखा है मैंने। एसेट के साथ, एसेट का मतलब यहाँ पर है हमारी सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो आपको जिस मार्केट में सिक्योरिटीज़ का रेट कम है, वहाँ पर रेज करने के लिए हम क्या है, इस आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं एज पर दिस अप्रोच। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, जहाँ पर सस्ती मिल रही हैं सिक्योरिटीज़ वहाँ से खरीदेंगे, और दूसरी मार्केट में जहाँ एक्सपेंसिव बिक रही हैं वहाँ जाकर बेच देंगे। इससे क्या है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपकी दोनों मार्केट्स में। तो इसकी एजम्पशंस क्या है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पर भी 100% रहेगी, कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपको तभी समझ आ जाएगी जब आप मीनिंग की बात करोगे कि यहाँ हम सिर्फ दो ही सोर्सेज को लेकर चलते हैं, दैट इज़ डेट एंड इक्विटी। तो सिर्फ डेट एंड इक्विटी है तो रिटेन्ड अर्निंग का तो पॉइंट यहाँ रह ही नहीं जाता। कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है यहाँ पर, कॉर्पोरेट टैक्सेस हमें नहीं पे करने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट्स क्या है, हमारी परफेक्ट हैं, ठीक है। और सारे इन्वेस्टर्स की सेम एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यहाँ पर फर्म की ऑपरेटिंग इनकम को लेकर, और फर्म्स जो है वो होमोजेनियस रिस्क जो है वो फेस करती हैं, सभी को सेम रिस्क ही फेस करना पड़ता है। तो बेसिक प्रोपोजिशंस आती हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच में 3, तो उनकी बात करते हैं कि ये क्या बोलता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्म से। यानी डेट इक्विटी का क्या मिक्स है वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर। हमारी फर्म की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इक्वल हो जाएगी कैपिटलाइजेशन रेट के, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद, जिससे क्या फाइनेंशियल रिस्क नॉर्मल हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा अगर हम डेट को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे तो। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो कट ऑफ रेट है इन्वेस्टमेंट का, ये जो कट ऑफ रेट है हमारी इन्वेस्टमेंट का, ये क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है कि हम किस तरीके से फाइनेंसिंग कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। इस चीज़ से क्या है, ये कम्प्लीट इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, अब क्योंकि ये अप्रोच क्या बोल रही है कि आप
एक मार्केट में जाओगे, वहाँ से सिक्योरिटीज़ परचेज करोगे सस्ते रेट में, और दूसरी मार्केट जहाँ महंगी बिक रही थी वहाँ जाकर बेच दोगे। तो इस रीज़न से इसमें हमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं एमएम अप्रोच की, जिसमें फर्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो हमेशा सेम नहीं रहती है इंडिविजुअल्स के लिए और फर्म्स के लिए। डेट की कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। किसी फर्म के लिए डेट बहुत एक्सपेंसिव साबित होगा, कुछ के लिए डेट का यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा। तो डेट ऑफ कॉस्ट जो है वो सिमिलर नहीं रहती है हर फर्म के लिए या हर इंडिविजुअल के लिए। दूसरा कि रिस्क जो है वो हर इन्वेस्टर के लिए सेम नहीं है ना। जैसे जैसे वो बोरो करते हैं या फर्म बोरो करती है, तो रिस्क की परसेप्शन हर किसी के लिए सेम नहीं रहती है। हर इन्वेस्टर रैशनल नहीं होता है। हर इन्वेस्टर के लिए रिस्क की परसेप्शन डिफरेंट होती है और रिस्क के बेसिस पर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसने भी क्या बोला था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्चुअल में प्रेजेंट रहती है। यहाँ हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद है इसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे यूटीआई आ गया, एलआईसी आ गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सारे पर्सनल लीवरेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल लीवरेज का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो हमें क्या है, कॉर्पोरेट लीवरेज का ही यूज़ करना है। तो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब फर्म फ्री नहीं है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए, और कॉर्पोरेट टैक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि टैक्स तो होंगे ही भाई, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं इस अप्रोच की। उसके बाद लास्ट अप्रोच आती है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या बात की थी कि डेट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने बोला कि डेट का यूज़ अगर लिमिटेड अमाउंट तक किया जाए तब अच्छा है, उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टर्स के रिस्क को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी क्या है, सिमिलर है नेट इनकम अप्रोच की और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, इसीलिए हम इसको मिडवे अप्रोच भी बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसको क्या हम मिडवे अप्रोच भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेट इनकम अप्रोच का भी कॉम्बिनेशन और नेट ऑपरेटिंग इनकम का भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यानी हम ऑप्टिमम मिक्स बनाना चाहते हैं अपनी डेट एंड इक्विटी का। जो हमने बात की ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो यही एक मिक्स हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं डेट और इक्विटी का, जिससे हम अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम कर पाएँ और अपनी मार्केट की वैल्यू को हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो वही बात करता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसने क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बिजनेस के। जो हमें बिजनेस में फाइनेंशियल लीवरेज देखने को मिलता है उसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। पहला है कि फर्म की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ करना है, दूसरा है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, और तीसरा है फर्म की जो डिक्लाइनिंग वैल्यू। इन तीनों के ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ फर्म है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगी। तो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, तो ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है तो हमारी फर्म की वैल्यू क्या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। यानी इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं डिक्लाइनिंग फर्म वैल्यू को, कि डेट का जो यूज़ है एक पर्टिकुलर पोर्शन तक ही करना है आपने। ठीक है, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि 20-30 की रेशो है, डेट इक्विटी की 30-20 की रेशो है। तो हम क्या बोल रहे थे, हम अभी मान के चलते हैं कि वो प्रॉपर ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स जो है वो हमारा है 25-25। ठीक है, 25:25 ये मान के चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फर्म की वैल्यू कब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जब आप इस डेट को 25 की रेशो से इंक्रीज़ कर दोगे। अभी हमने 25% ही डेट का यूज़ करें, 25% इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारी फर्म की वैल्यू का इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम यहाँ डेट के पोर्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, और इक्विटी के पोर्शन, डेट को इंक्रीज़ करना है यानी इक्विटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इससे क्या है, फर्म की वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच।
तो ये बात करते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा, जिससे कि हम अपने फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमारी फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर फर्म है। दिस इज़ अ फर्म, एक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ हम फर्म ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ये 4 अप्रोचेस थी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो यही था आज की वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर की। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो डेट इक्विटी का ही मिक्स हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और किसी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। और इसी की 4 अप्रोचेस को हमने स्टडी किया। दैट इज़ नेट इनकम अप्रोच, जिसमें डेट को सुपीरियर माना गया। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अप टू स्पेसिफिक लेवल ही हम डेट का यूज़ करें तो अच्छा है, उससे ज़्यादा करेंगे तो रिस्क इंक्रीज़ होगा, ये उसका मानना है। मोदीगिलानी एंड मिलर अप्रोच टोटली डिफरेंट है, आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात करता है यहाँ पर। और ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ अ मिड वे अप्रोच, जो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों का कॉम्बिनेशन शो हमें करता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसको वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से इम्पैक्ट डालते हैं उसके ऊपर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या फैक्टर्स रहते हैं हमारे, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ ली हैं। साथ साथ हमने अप्रोचेस को भी स्टडी कर लिया है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो। और वो जो मैंने एक तरीके से न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन किया वो जस्ट रफ व्यू था। मैंने आपको बोला है कि न्यूमेरिकल्स हम एक ही बारी में एक साथ स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तब हम सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो वो याद रखना है बस सबसे पहले कि जो भी हमारी इनकम होगी फॉर्म की, उससे हम डेट का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रहेगा एज पर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में से कोई क्वेश्चन आता है तो उस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग।